नेशनल रेड डेटा लिस्ट जो पहल जो है वो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण रणनीति के तहत जारी की गई है। आईयूसीएन के जो वैश्विक मानक है उसके अनुरूप भारत ने इसको शुरू किया है। लक्ष्य मैं आपको बता चुका हूं कि 2030 तक एक नेशनल रेड डाटा बुक प्रकाशित करना है। कि भारत में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका भारत में डाटा ही नहीं है। हमारे यहाँ वो प्रजाति अवेलेबल है। जब डाटा ही नहीं होगा तो हम उसको कंजर्वेशन का कैसे मूल्यांकन कर पाए, क्योंकि ये जो फ्लोरा और फोना है ये एक तरह से अगर संरक्षित होंगे तो पर्यावरण भी हमारा सही रहेगा। हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे हाल ही में सरकार के द्वारा घोषित की गई एक पहल जिसका नाम है नेशनल रेड डेटा लिस्ट। देखिए, ये पहल जो है सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण रणनीति के तहत जारी की गई है और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक लगभग 11,000 फ्लोरा एंड फोना जो है उनका एक रेड लिस्ट भारत में प्रकाशित करना। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो ये पहल शुरू की गई है उसको मॉनिटर कौन कर रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की जो प्रतिबद्धता है वो ये कैसे पूरी करेगी। साथ साथ में हम ये जानेंगे कि इस पहल को शुरू क्यों किया गया, क्योंकि कोई भी पहल जब शुरू होती है तो कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। पहल को शुरू क्यों किया गया, इसका महत्व क्या होगा और इस पहल को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया उसको प्राप्त करने के लिए क्या चुनौतियां हो सकती, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी इस सेशन को। लिखा हुआ है नेशनल रेड डेटा लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नेशनल रेड डेटा लिस्ट जो पहल जो है वो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण रणनीति के तहत जारी की गई है और इस पहल का लक्ष्य है कि 2030 तक 11,000 प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति क्या है, कौन से क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कौन से इंडेंजर्ड है, कौन वनरेबल है, उनकी स्थिति का मूल्यांकन करना और फिर एक डेटा लिस्ट निकालना, रेड डेटा लिस्ट, जैसे कि आईयूसीएन निकालता है। तो इसमें क्या है, 11,000 में फ्लोरा जो होंगे वो आपके होंगे 7,000, फोना जो होंगे 4,000 होंगे। और इसके संचालन की बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है उसके तहत आने वाले दो संस्थान हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईयूसीएन इंडिया भी इस पहल में भारत की भागीदारी कर रहा है, भारत का साथ दे रहा है। तो ये जानना जरूरी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईयूसीएन इंडिया, ये तीनों जो है इस पहल को कोऑर्डिनेट करेंगे और इनका नोडल मंत्रालय होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। आगे देखते हैं इस पहल में क्या है। ये जो पहल शुरू की गई है ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भारत की कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। आईयूसीएन के जो वैश्विक मानक है उसके अनुरूप भारत ने इसको शुरू किया है। लक्ष्य मैं आपको बता चुका हूं कि 2030 तक एक नेशनल रेड डाटा बुक प्रकाशित करना है और प्रजातियों की स्थिति का मूल्यांकन करना है। तो ये पहल क्यों शुरू की गई भारत के द्वारा, भारत को क्या, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ऐसा कुछ क्या लगा कि हमें ये पहल शुरू करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि भारत में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका भारत में डाटा ही नहीं है। हमारे यहाँ वो प्रजाति अवेलेबल है। जब डाटा ही नहीं होगा तो हम उसको कंजर्वेशन का कैसे मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये होना चाहिए कि हमारे पास सभी प्रजातियों को डाटा हो। तो यही इसमें डिसाइड किया गया कि हम 2030 तक 11,000 प्रजातियों फ्लोरा और फोना का संरक्षण स्थिति देखेंगे। तो जैव विविधता की पूरी, अब हो सकता है कि भारत में और प्रजातियां मिल जाए इस बीच में, तो कहीं ना कहीं इससे पता लगेगा कि हमारे यहाँ पे जैव विविधता काफी समृद्ध है। अगला ये भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है एक अभी समय उसका भारत सिग्नेटरी है। साथ साथ में कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है इस पे भारत ने साइन किया है और ये प्रतिबद्धता है कि भारत को अपने यहाँ पे जो प्रजातियां अवेलेबल है उनका संरक्षण करना है। तो कहीं ना कहीं भारत के जो वैश्विक कमिटमेंट्स है भारत के, उनका ये पूर्ति करती है पहल। अगला क्या है, देखिए नीति निर्माण वो कैसे हो पाएगा। जब भारत में ये डेटा लिस्ट प्रकाशित होगी, उनके संरक्षण की स्थिति का पता लगेगा, तो सरकार क्या करेगी, अगर कोई प्रजाति संकटग्रस्त है तो उसके लिए नीति निर्माण करेगी, योजनाएं डेडिकेटेड तरीके से उसको संरक्षण करने का प्रयास करेगी। परंतु उससे पहले पता तो हो कि हमारे यहाँ पे जो प्रजाति अवेलेबल है उनकी संरक्षण की स्थिति वास्तव में क्या है। तो जब ये पता होगा तो संवेदनशील क्षेत्रों और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाया जा सकेगा भारत में। अगला क्या है, अगर हमारे पास वैज्ञानिक डाटा आ गया, मान लीजिए इस चीज का कि 11,000 प्रजातियां इस स्थिति में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस डाटा का उपयोग करेंगे। साथ साथ में स्थानीय जो समुदाय है और स्थानीय समुदाय के पास पारंपरिक ज्ञान है उसका उपयोग करके उसको संरक्षित करने का प्रयास कीजिए। ये कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए,
जो प्रजातियां हैं ऐसा नहीं कि वो एक जगह ही कॉन्सोलिडेटेड है, डिस्पर्स्ड है, बहुत अलग अलग जगह पे होती है। तो अगर हमें किसी प्रजाति का संरक्षण करना है जो उस स्थान पे पाई जा रही है, तो आप वहां के स्थानीय समुदाय को शामिल किए बिना या फिर उसको उसकी क्षमता निर्माण के बिना उस प्रजाति का संरक्षण नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें हमारे फ्लोरा और फौना का पूर्ण रूपेण अच्छे से संरक्षण करना है तो कहीं ना कहीं स्थानीय समुदाय को उसमें शामिल करना पड़ेगा, और जो वो इतने साल से नेचर के साथ रह रहे हैं तो उनका जो पारंपरिक ज्ञान है उसका उपयोग हम कर पाएंगे। तो यही है कि जब हमें डाटा पता लगेगा कि इस क्षेत्र में ये प्रजाति अवेलेबल है, संकटग्रस्त है, तो हम वहां पे इंटरवेंशन कर पाएंगे वहां के स्थानीय लोगों को लेके। अगला क्या है, देखिए समय समय पे निगरानी होगी। अब ये जो डेटा लिस्ट बनेगी आपकी रेड डेटा लिस्ट, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि अगर कोई प्रजाति है, आपने किसी प्रजाति के, जैसे ए प्रजाति के लिए आपने कोई योजना शुरू करी हुई है कि इसका संरक्षण करना है। अब जब उसका पता लगेगा, जैसे एक साल बाद फिर से एनालिसिस हुआ कि इस प्रजाति की संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, इसके आवासों का संकुचन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि हम जो हमारी नीति निर्माण हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि डेटा हमारे पास हो ताकि हम उसको फिर बार बार मॉनिटरिंग कर सकें। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए भारत ने नेशनल रेड डाटा लिस्ट जो है उसके बनाने की बात करी जा रही है 2030 तक। अब बात किए गए कि इस पहल के फिर सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे। देखिए, अब पहल शुरू करी तो कुछ ना कुछ तो सकारात्मक प्रभाव होंगे इसके। तो सबसे पहले तो यही होगा कि हमारी संरक्षण की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब हमें पता लगेगा कि हमारे पास 11,000 प्रजातियां हैं जिसमें से पर्टिकुलर ये जो प्रजाति है ये संकटग्रस्त बहुत ज्यादा है, इसके तुरंत संरक्षण की आवश्यकता है, तो हमारे पास जो सीमित वित्तीय संसाधन है, मानव संसाधन है, उनका उपयोग करके हम उस प्रजाति को संरक्षित कर पाएंगे। संरक्षण की प्राथमिकता हमारी स्पष्ट होंगी। अगला बात करें, नीति और कानून प्रभावी होंगे। ये किस तरह से? हमने प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण कानून, पर्यावरण संरक्षण कानून, विभिन्न प्रकार के कानून लागू किए, परंतु कहीं ना कहीं वो कानून जो है वो डाटा के अभाव में या फिर स्थानीय समुदाय की भागीदारी के अभाव में पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो पाते। तो इससे ये कहीं ना कहीं होगा कि वो जो कानून हमने बनाए हैं फ्लोरा, फोना, वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा अगर ये पहल हमारी सक्सेसफुल होती है आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रजातियां जो 11,000 हमें मिलती है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे मिले जिनका औषधीय गुण हो या फिर वो वैज्ञानिक शोध के लिए काम आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये होगा, जब डाटा हमारे पास आ जाएगा प्रजातियों का, तो जो इस क्षेत्र में वैज्ञानिक काम करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे और शोध भी भारत में होंगे। आज आपने सुना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है। अगर बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको जानकारी चाहिए तो आपके यहाँ पे फ्लोरा और फोना, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो नीम का पौधा होता है उसके बहुत सारा औषधीय गुण होते हैं, हल्दी जो होती है उसके बहुत ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में हमें भारत में और भी ऐसे पौधे मिले या ऐसी प्रजातियां मिले जिनके औषधीय गुण हो। तो कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक ज्ञान को, रिसर्च को, ज्ञान को और शोध को समृद्ध करेगा भारत। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साख मजबूत होगी। देखिए, भारत का एक तो कमिटमेंट है सीबीडी, मैंने आपको बताया, उसमें कमिटमेंट भारत ने किया होगा हम संरक्षित करेंगे। अगर भारत इस पहल के तहत बेहतर तरीके से कार्य कर पाता है तो कहीं ना कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है वो मजबूत होगी कि भारत जो एक देश है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बेहतर काम कर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर बुलाया जाएगा कि आप भी हमें यहाँ पे भी आके समझाइए कि किस प्रकार से हम भी जैव विविधता का संरक्षण कर सके। तो भारत की एक वैश्विक साख या अंतर्राष्ट्रीय साख जो है वो मजबूत होगी। स्थानीय समुदाय और जन जागरूकता कैसे होगी? देखिए, ये है, अभी जैसे नेशनल रेड डाटा लिस्ट आई 11,000 प्रजातियों और पौधों की, ये पता लगता है कि इस क्षेत्र में एक जो ये प्रजाति है ये बहुत संकटग्रस्त है। अभी तक तो पता नहीं है क्योंकि वहां का स्थानीय समुदाय ये सोच सकता है कि हो सकता है ये और भी जगह अवेलेबल हो, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कुछ कुछ क्षेत्रों में, राजस्थान में अधिकांश पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए काम कर रहा है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये पता लगाना कि ये यार इसी एरिया में, बहुत कम एरिया में पाया जाता है, इसका संरक्षण करना है। तो हो सकता है ऐसी प्रजाति के बारे में पता लगे जो कि बहुत सीमित क्षेत्र में हो, तो वहां के लोगों में एक जागरूकता आएगी कि इस प्रजाति का हमें संरक्षण करना है। क्योंकि ये जो फ्लोरा और फोना है ये एक तरह से अगर संरक्षित होंगे तो पर्यावरण भी हमारा सही रहेगा, खाद्य श्रृंखला एक तरह से बेहतर रहेगी। तो कहीं ना कहीं स्थानीय समुदाय में जागरूकता आएगी इस बात को लेकर। अगला क्या है, संसाधनों का लक्षित उपयोग। मैंने आपको ये
संरक्षण प्राथमिकता है और संसाधनों का लक्षित उपयोग इसी से कनेक्टेड है कि हमारे पास जो सीमित मानव और वित्तीय संसाधन है उसका बेहतर उपयोग हम लोग कर पाएंगे प्रजातियों के संरक्षण के लिए। दीर्घकालीन निगरानी तंत्र विकसित होगा। दीर्घकालीन निगरानी तंत्र यही है कि आपने 11,000 प्रजातियों के लिस्ट निकाल दी 2030 तक। अब उस प्रजाति को ट्रैक करना किस प्रकार से, जो संकटग्रस्त है, कम संकटग्रस्त है, किसको, उसके ऊपर कितने संसाधन लगाने और उसकी निगरानी बार बार करनी। जो संकटग्रस्त है उसकी तो निगरानी करनी है। तो कहीं ना कहीं भारत में फ्लोरा और फोना का एक संस्थागत रूप से डिजिटल तरीके से निगरानी तंत्र भारत में विकसित हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो चुनौतियां भी होंगी कुछ, ऐसा तो नहीं है कि इसमें अगर हम इस पहल को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि भारत में जब भी कुछ भी इनिशिएटिव शुरू किया जाता है तो अच्छी अच्छी बातें करी जाती है कि हम ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे, वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे, परंतु जब वो योजना का खत्म होने को आता है तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बोला था कि 2022 तक इसका लक्ष्य प्राप्त करेंगे, परंतु वर्तमान तक नहीं हो पाया। तो कुछ चुनौतियां आ सकती है इसके इंप्लीमेंटेशन में। तो वो चुनौतियां क्या है? देखिए, पहली वो इससे संबंधित है कि अब डाटा की तो हमारे पास पहले से ही कमी है, ऐसे उपकरण भी नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण कि हम प्रजाति जो है उसको ट्रैक कर पाए, देख पाए और गिन पाए। तो कहीं ना कहीं सर्वेक्षण भी कठिन होता है। जैसे कि बहुत घने जंगल हो गए, वहां पे कोई प्रजाति फ्लोरा या फोना है, तो आप उसका सर्वेक्षण किस प्रकार से करें? तो ये चुनौती अपने आप में एक आएगी भविष्य में। नीति क्रियान्वयन में देरी, यही है, हम नीति तो बना लेते हैं परंतु उसका जमीनी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं अंतराल रहता है। तो एक ये चुनौती अपने आप में, और इसके बहुत सारे कारण रहते हैं। मानव संसाधन नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बोल सकते हैं, है ना, आपके पास रिसर्च इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास फंड नहीं है। इसकी वजह से नीति के जो लक्ष्य हैं और इसके क्रियान्वयन में एक अंतर भारत में हमेशा बना रहता है। अगला बात करें, कानूनी संरक्षण को लागू करना कठिन होता है। देखिए, सरकार ने कानून तो बना रहती है सरकार, परंतु ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में बहुत कठिन होता है। ये हम सब लोग जानते हैं कि भारत में ऐसा ही होता है कि आपने कानून तो बना दिया किसी भी चीज के लिए, परंतु इम्प्लीमेंट कितना हुआ या बहुत कम हुआ, ये हमें बहुत आइडिया नहीं रहता। तो ये होगा कि अब हम लेके तो आ गए, कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक 11,000 प्रजातियों का और फ्लोरा एंड फोना का आप नेशनल रेड डाटा लिस्ट प्रकाशित कर दें, या फिर अब जो कोई प्रजाति है उसके संकटग्रस्त है तो उसके लिए आपने कोई कानूनी संरक्षण प्रदान कर दिया, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उसको अनुसूची 1 में डाल दिया, परंतु उसके संरक्षण को लागू करना कठिन होगा नहीं होगा। अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जिनको आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, यानी कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है 1972 का, उसके अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, परंतु फिर भी ये होता है कि उसका कहीं ना कहीं अवैध शिकार भी हो जाता है बहुत सी बार। और लागू करने में और क्या चुनौती है? एक चुनौती और जो मुझे याद आ रही है कि जैसे कि जो प्रजाति है वो संकटग्रस्त, मान लीजिए आवास के कारण की वजह से कि उसका आवासों का विखंडन हो रहा है, तो आपने तो ये बना दिया कानून कि उसका आवास का विखंडन नहीं किया जाना चाहिए, परंतु इम्प्लीमेंट तो हो, और वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है उतने। आप हर जगह कोने कोने में जाके सरकारी संसाधन नहीं तैनात कर सकते। ठीक है, तो ये एक चुनौती आएगी। साथ साथ में हम लोग देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, या फिर इन्वेसिव स्पेसीज भी बहुत सी बार आ जाती है जो कि स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर देती है। जैसे कि जलकुंभी आपने देखा होगा, आप तालाब वगैरह में, झील में जलकुंभी आ जाती है, उसको इन्वेसिव स्पेसीज ही बोलते हैं। तो वो स्थानीय स्तर पर जो जैव विविधता अवेलेबल होती है उसको एक तरह से पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो इन वजह से भारत में जो योजना है इसके चैलेंजेस आ सकते हैं भविष्य में। क्या क्या? एक तो डेटा और सर्वेक्षण की कमी है हमारे पास, मानव संसाधन और वित्तीय संसाधनों की कमी है, कानूनी संरक्षण प्रॉपर रूप से लागू नहीं हो पाता है, और नीति के क्रियान्वयन में देरी होती है, और जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और इन्वेसिव स्पीसीज की समस्या भी अपने आप में विद्यमान है। परंतु फिर भी इस पहल का देखिए एक व्यापक महत्व है, क्योंकि जैव विविधता को संरक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। भारत जो है 17 बड़े जो बायोडाइवर्सिटी वाले जो देश है उसमें से एक देश है, और भारत में जैव विविधता के 2 हॉट स्पॉट भी है। वो कौन से, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कौन से जैव विविधता के हॉट स्पॉट है 2। तो भारत में जो जैव विविधता अवेलेबल है उसको न केवल फ्लोरा एंड फोना के लिए परंतु मानव प्रजाति के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है उसको संरक्षित करना। तो ये हमने जाना। हाँ, इसका व्यापक महत्व की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि क्या है वास्तव में। देखिए, वही है, अलग जैव विविधता जो है धीरे धीरे घटती जा रही है। तो अगर ये जो पहल बेहतर रूप से लागू हो पाई तो भारत को जैव विविधता जो है वो संरक्षित हो पाएगी। भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि भारत जो है जनसंख्या भी बढ़ रही है
और जनसंख्या बढ़ रही है, साथ साथ में भारत एक जैविक रूप से समृद्ध देश भी है। तो ऐसा नहीं हो कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो जो भारत के जो जैविक संसाधन है उनको नुकसान पहुंचाए, क्योंकि एक बड़ा कारण होता है आवास के विखंडन का, किसी प्रजाति को नुकसान होने का। आपने जैसे सुना होगा कि बहुत सी बार टाइगर जो है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में आ गया, वो टाइगर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आया, आप उसके इलाके में पहुंच गए। तो आवास विखंडन हो रहा है, तो भारत को तो ये बहुत ही जरूरी है कि भारत जो है अपनी जो प्रजातियां हैं फ्लोरा एंड फोना उनको देखे और उनको संरक्षित करे। अगला ये है कि ये तो आगे देखते हैं। अगला ये कि भारत जैव विविधता शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर भारत की ये पहल सक्सेसफुल होती है तो भारत कहीं ना कहीं एक ग्लोबल जो होगा वैश्विक स्तर पर जैव विविधता शासन, उसमें भारत को इनवाइट किया जाएगा। भारत की एक निर्णयकारी भूमिका होगी। इसमें जो हमने विजन 2030 रखा है, विजन 2030 का मतलब यही है कि 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और एसडीजी के लिए ठोस कदम होगा। एसडीजी कौन कौन से? एसडीजी 14 और एसडीजी 15। एसडीजी 14 में ये बोला, क्योंकि हमारी भी प्रतिबद्धता है कि 2030 तक हम एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो कहीं ना कहीं एसडीजी 14 जो है यानी कि लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो एक तरह से जीवन है उसको संरक्षित करना। 15 लाइफ ऑन लैंड यानी कि जमीन के ऊपर जो जीवन है उसको संरक्षित करना। तो जो एसडीजी है उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी भारत की जो योजना है महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, अब इसके यूपीएससी रिलेवेंस की थोड़ी सी बात की जाए तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में अगेन सेम चीज, इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कितनी प्रजातियां हैं, किस पहल के तहत इसको शुरू किया गया है, इसके टारगेट्स क्या, कितना, कौन सा साल निर्धारित किया गया, इस बारे में पूछ सकता है। और मेंस के लिए एज ए होल कि इसका महत्व क्या है और इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वापस एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं और एक मेंस का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये रहा, कथनों पर विचार करना। नेशनल रेड डेटा लिस्ट पहल भारत में फ्लोरा और फौना के संरक्षण स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन करती है। दूसरा, इस पहल का संचालन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के तहत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आयुसीएन इंडिया के सहयोग से होता है। नेशनल रेड डेटा लिस्ट केवल वैश्विक स्तर पर आयुसीएन के मानकों पर आधारित है और राष्ट्रीय कानूनों से इसका कोई संबंध नहीं है। इस पहल का लक्ष्य 2030 तक लगभग 11,000 प्रजातियों का मूल्यांकन करना है और आपको सही उत्तर यहां पर बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं। मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर लीजिए, आप इसको आंसर राइटिंग के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये भी आप 250 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने नेशनल रेड डेटा लिस्ट के बारे में पूरी चर्चा करी। उम्मीद है ये जो चर्चा है आपके एग्जाम में जो एनवायरनमेंट का पोर्शन आता है उसके लिए लाभदायक होगी, और ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।